यहाँ पे मैं इसे लिख लेती हूँ। ओके, तो सबसे पहले ये जानना इम्पोर्टेंट है कि इसका मतलब क्या है। देखो, मैंने इनहिबिशन पढ़ाते वक्त भी आपको कहा था कि इनहिबिशन यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस हम लोग सिर्फ इनहिबिटर्स की मदद से नहीं करते। इनहिबिटर्स कौन से थे? कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, जो कि अभी ही हमने देखे थे, ये रहे। ठीक है, इस तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस हो रही थी। लेकिन इसके अलावा भी इनहिबिशन कुछ और फैक्टर्स के ज़रिए भी हो सकती है, वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब ये फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है? टेम्परेचर भी हो सकता है, पीएच भी हो सकती है, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, ये सारी चीज़ें एंजाइम की एक्टिविटी को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। अब ये इफ़ेक्ट जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट एंजाइम के केस के अंदर ये इफेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है, यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी हमेशा इनहिबिट होती है, रिड्यूस या फिर डिक्रीज़ होती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंजाइम जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक इन नेचर होता है। एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर पीएच पे ही काम करेगा। अगर पेप्सिन है तो वो हमेशा एसिडिक पीएच पे काम करेगा, बेसिक पे काम ही नहीं कर सकता। ठीक है, एक टेम्परेचर है, वहाँ तक एंजाइम अच्छे से काम करेगा, लेकिन उस टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमारी बॉडी के जितने भी एंजाइम्स हैं वो काम ही नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये पहला फैक्टर जो जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दैट्स टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के अंदर अगर एक 1 डिग्री का भी चेंज आता है तो एंजाइम की एक्टिविटी, अब ये डिपेंड करता है किस लेवल के ऊपर चेंज आ रहा है टेम्परेचर में। ठीक है, अभी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल देखो, अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डबल हो जाएगी। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा उसके बाद अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी बढ़ रहा है तो एंजाइम हमेशा के लिए डीनेचर हो जाएगा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करके मैं आपको बताना चाहूँगी। देखो, एंजाइम्स पहले तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टू टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर प्रोटीन नेचर। एंजाइम प्रोटीन्स होते सारे नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। और प्रोटीन नेचर की वजह से एंजाइम्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक होते हैं टू टेम्परेचर एंड पीएच। तो इसीलिए एंजाइम जो है वो हमेशा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करते हैं। एक पॉइंट होता है जिसे कहते हैं ऑप्टिमम पॉइंट। अभी ऑप्टिमम टेम्परेचर का भी हो सकता है, ऑप्टिमम पीएच भी हो सकती है। ऑप्टिमम का मतलब होता है वो पॉइंट जहाँ पे कोई भी चीज़ अपना पीक लेवल पे काम कर रही है। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है यानी कि जब एंजाइम वर्क मैक्सिमम। ठीक है, एंजाइम सबसे ज़्यादा काम करता है ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। और ये हर एनिमल का अपना होता है, हर ऑर्गेनिज्म का अपना होता है। ह्यूमन के केस के अंदर ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर चला जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो एंजाइम जो है वो क्या हो जाएगा, उसकी एक्टिव साइट हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी, परमानेंटली चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएगा, यानी कि उसके बाद एंजाइम नहीं काम कर सकेगा। और मैक्सिमम ये तो अगर टेम्परेचर 100 से ज़्यादा चला जाता है, और अगर मिनिमम की बात करें, अगर टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा हो ये ज़रूरी नहीं, टेम्परेचर कम भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी के एंजाइम्स को अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर दो तो फिर भी वो डीनेचर हो सकते हैं। ठीक है, 2 कंडीशंस आ गई आपके पास। अब ये मैंने ह्यूमन का लिखा है, मेक श्योर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर है। जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज जो थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत नॉर्मल होता है। ठीक है, बल्कि उनके एंजाइम्स काम ही उसी टेम्परेचर पे करता है। ओके, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जांपल रिकॉल कर सकते हो। एक बैक्टीरिया होता है जिसे हॉट इन्वायरमेंट में रहना ही पसंद होता है। थर्मो यानी कि हॉट, फिलिक यानी कि अफेक्शन। ठीक है, तो थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर भी दे दो तो उनके लिए वो नॉर्मल है। तो यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल है, उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर ही 100 है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ग्राफ है, उसको देखते हैं। ये आ जाएगा आपका
y ये मैंने बना ली एक्सेस, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। और देखो एंजाइम की जब आप बात करते हो, एंजाइम का अगर आप ग्राफ बनाओ तो एंजाइम की एक्टिविटी लीनियर नहीं होगी कभी भी, इट्स ऑलवेज एक्सपोनेंशियल, चाहे वो कैसा भी ग्राफ हो लेकिन वो एक्सपोनेंशियल होती है। तो यहाँ पे ये टेम्परेचर का ग्राफ है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इन कंपैरिजन विथ टेम्परेचर, ठीक है। अब समझ लो ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 20, देन 30, 40, 50, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा, अब देखो 30 है तो 37 पे समझ लो यहाँ पे 37 है। ये तो बहुत मैंने अप्रॉक्सीमेट किया है, लेकिन आप मतलब ये तो डेफिनेटली यहाँ पे 37 हो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है। कहने का मकसद ये कि ये एक क्लियर और फोकस्ड ग्राफ नहीं है, इट्स जस्ट रफ ग्राफ। तो अब देखो 37, तो मतलब ये 37 है और 37 पे क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी। तो यानी कि इसका पीक पॉइंट 37 पे होगा, ठीक है। उसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, उसके बाद भी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एंजाइम की एक्टिविटी आहिस्ता 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 कम होती जाएगी, और जब 100 आ जाएगा तो एंजाइम डी नेचर हो जाएगा, ठीक है, फिर रिएक्शन हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आना इम्पोर्टेंट है। ये देखो यहाँ पे क्या है, ऑप्टिमम एक्टिविटी हो रही है, यानी कि मैक्सिमम काम कर रहा है एंजाइम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर है, दैट्स 37। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब जल्दी से कर लेते हैं सेकेंड फैक्टर, दैट्स पीएच, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। देखो हर एंजाइम का अपना पर्टिकुलर पीएच होता है, ठीक है। अगर एंजाइम की बात करूँ और टेम्परेचर की बात करूँ तो टेम्परेचर हर एंजाइम का पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं होता, बहुत कम डिफरेंस होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑलमोस्ट हर एंजाइम का 37 ही है, लेकिन पीएच जो है वो हर एंजाइम का पर्टिकुलर अपना पीएच होता है, ठीक है। हर एंजाइम का अपना एक तो पीएच होता है और उनका ऑप्टिमम पॉइंट भी हर एक का डिफरेंट होता है इन टर्म्स ऑफ पीएच, ठीक है। अगर तुम पीएच के अंदर चेंज लाओगे तो जो एंजाइम है वो टेम्पररी बेसिस पे या फिर परमानेंट, ये डिपेंड करता है आप कितना चेंज ला रहे हो। फॉर एग्जांपल एक माइनर चेंज है पीएच के अंदर, तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसके अंदर चेंज आ जाएगा, या फिर जो एंजाइम किससे बना हुआ है, प्रोटीन से, ठीक है। और प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की आयोनाइजेशन हो जाएगी जिसकी वजह से एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अब ये मत सोचना कि अमाइनो एसिड कहाँ से आ गया, अमाइनो एसिड ऐसे आया कि देखो एंजाइम किससे बना हुआ है, प्रोटीन से, प्रोटीन पॉलीमर है, प्रोटीन का मोनोमर क्या है, अमाइनो एसिड, ठीक है। अगर आयोनाइजेशन हो जाती है अमाइनो एसिड की तो यानी कि एंजाइम को क्या फ़र्क होगा कि एंजाइम टेम्पररी इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। पहले तो पेप्सिन आपने नाम सुना होगा, स्टमक के अंदर एक एंजाइम होता है, इसकी एक पर्टिकुलर पीएच होती है, ये प्रेफरेबली आप याद करें तो ठीक है 1.5 होती है, 1.5 यानी कि एसिडिक। अब पीएच कैसे पता चलती है, देखो 7 हमारा न्यूट्रल होता है, 7 यानी कि वाटर की पीएच, जो कि सबसे ज़्यादा जो दुनिया का साफ़ पानी है विदाउट एनी आयंस, उसकी पीएच 7 होती है, ठीक है, जो कि हम नहीं पी सकते डेफिनेटली। तो 7 से नीचे जो पीएच होती है दैट्स एसिडिक, ठीक है। 2 हो गई, 1, ठीक है, 1 तो बहुत ज़्यादा ही एसिडिक होगी, जितना कम नीचे तुम जाओगे 1, ठीक है, 1 है, 5 कम एसिडिक होगा एज़ कम्पेयर टू 1, ठीक है। वैसे ही बेसिक होगा, 7 से ऊपर बेसिक होता है पीएच, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ थी। पेप्सिन 1.5 यानी कि हाईली एसिडिक है भाई। उसके बाद फॉर एग्जांपल अमाइलेज ले लो, अमाइलेज पे एक एंजाइम होता है जो आपको पेनक्रियास से मिलता है, आपको आपकी सलाइवा के अंदर भी अमाइलेज होता है, ठीक है। और ये किसको ब्रेक डाउन करता है, ये स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है। इसकी पीएच 8.5 होती है, यानी कि बेसिक है, ठीक है, स्लाइटली बेसिक, नॉट स्लाइटली बट स्टिल इतना ज़्यादा बेसिक नहीं होता, ठीक है।
तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप याद रख लीजिएगा। और ये वाला ग्राफ जो है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको समझा देती हूँ इसके अंदर क्या चीज़ें बताई हुई है। देखो सबसे पहले तो जैसे हमने वहाँ पे टेम्परेचर लिखा था, यहाँ पे आ गया pH 7 न्यूट्रल है, ये वाला एसिडिक pH, ये वाला बेसिक pH। यहाँ पे फिर से रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। ठीक है, अब हर एंजाइम का अपना pH होता है। पेप्सिन मैंने आपको बताया इसकी ऑप्टिमम पॉइंट क्या होता है 1.5, तो 1.5 यहाँ पे होगा, राइट। और इसका ऑप्टिमम पॉइंट क्या है यहाँ पे, तो यानी कि बिल्कुल वही बात है जो टेम्परेचर में हमने किया था वही हमने यहाँ पे कर लिया। अब उसके बाद 1.5 के बाद तुम अगर pH बढ़ा रहे हो तो एंजाइम इस तरीके से इनएक्टिव होता जाएगा। फिर एक पॉइंट पे एंजाइम की एक्टिविटी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी अगर तुम और ज़्यादा pH बढ़ा रहे हो। ठीक है, अब सेकंड एंजाइम हमारा जो है वो अमाइलेज है। अब ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेलेब्रियल अमाइलेज इज नॉट द वन विच इज़ रिलीज फ्रॉम पैनक्रियास। अमाइलेज दो तरीके का होता है, एक पैनक्रियास से आता है, एक सलाइवा के अंदर होता है, जो कि मैंने तुम्हें पहले बताया था। अच्छा, सलाइवा में जो अमाइलेज होता है उसकी pH अराउंड 6.5 इस तरीके से होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट न्यूट्रल pH होती है उसकी 6.5। यहाँ पे अगर आप फिर से देखो, अब 6.5 ये ऑप्टिमम pH है, ऑप्टिमम पे जाओ 6.5, यानी कि उसके करीब, मतलब करीब करीब है। तो इस तरीके से उसके बाद अगर तुम pH बढ़ाओगे तो एंजाइम की एक्टिविटी कम होती जाएगी। अब अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी एक एंजाइम है, जहाँ पे एज आ गया ना समझ लो वो एंजाइम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी pH डेफिनेटली तुम ग्राफ से पता लगा सकते हो, ऑप्टिमम pH इसकी क्या होगी 9 होगी प्रॉबली। ठीक है, रफली 9 होगी, तो यहाँ पे इसकी ऑप्टिमम एक्टिविटी है। उसके बाद pH बढ़ाओगे तो pH कम होती जाएगी। तो ये था किस तरीके से हमारा टेम्परेचर और pH काम करता है। ठीक है, यहीं अगर आप बात करो, एक मिनट मैं एक और यहाँ पे पिक्चर अटैच कर देती हूँ, जहाँ पे हम लोग कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और कंसनट्रेशन ऑफ दूसरा क्या है, एंजाइम कैसे इफेक्ट करता है तो वो देख लेता है। यहाँ पे कर लेते हैं इसे, एक मिनट। ओके, आ गया। ठीक है, अब पढ़ेंगे कैसे एंजाइम की कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इफेक्ट कर सकती है एंजाइम एक्टिविटी को। हाँ, अगर एंजाइम बहुत ज़्यादा है, देखो हमेशा अगर दो एंजाइम है आपके पास तो दो सबस्ट्रेट भी होने चाहिए। ठीक है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम शुड बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अगर ऐसा नहीं होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट होगा। ठीक है, जैसे मैंने वहाँ पे पढ़ाया था, हमने कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ा था अभी, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, कंपटीशन हो रहा था सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के दरमियान में कि कौन जाके पहले एक्टिव साइट पे अटैच होगा। ठीक है, सबस्ट्रेट ज़्यादा होगा तो वो जाके एक्टिव साइट पे अटैच होगा, अगर इनहिबिटर ज़्यादा होगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर तो वो जाके अटैच होगा। तो जिसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी वो अटैच होगा एक्टिव साइट पे। लेकिन जब आप बात करते हो एंजाइम की कंसनट्रेशन की, तो एंजाइम अगर ज़्यादा है सबस्ट्रेट कम है तो फिर भी ज़्यादा जो एंजाइम है वो हमारे काम का ही नहीं है, क्योंकि सबस्ट्रेट जब तक अटैच ही नहीं होगा एंजाइम नहीं काम कर पाएगा। चलिए पढ़ते हैं। द एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट एंड एंजाइम मॉलिक्यूल। ऑफ कोर्स डेफिनेटली एंजाइम की एक्टिविटी डिपेंड करती है सबस्ट्रेट की क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है, और एंजाइम के मॉलिक्यूल्स कितने हैं। अगर तो सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो एंजाइम की कंसनट्रेशन भी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था शुड बी इक्वल, यानी कि इन दोनों की कंसनट्रेशन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। इट मीन्स कि अगर एंजाइम ज़्यादा है, एंजाइम 10 है तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल भी 10 होनी चाहिए। ओके, लेकिन रियल कंडीशन की अगर आप बात करते हो तो कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम इज ऑलवेज लिमिटेड टू द एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन कहाँ गए, लिमिटेड सो द एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन एंजाइम कंसनट्रेशन इनिशियली बट आफ्टर सम टाइम इट रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब ये है, देखो हाँ बिल्कुल एंजाइम की कंसनट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन से, लेकिन अगर सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है और एंजाइम की कंसनट्रेशन भी ज़्यादा है, लेकिन
ग्राफ मैंने आपको बताया था, ग्राफ कभी भी एंजाइम की एक्टिविटी का लीनियर नहीं होगा, हमेशा एक्सपोनेंशियल होगा। चाहे यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल एंजाइम हो, 100 सबस्ट्रेट हो, लेकिन अगर हमें रिएक्शन करवाना ही नहीं है आगे, हमारा प्रोडक्ट बन गया है, हमें रिएक्शन नहीं करवाना, तो चाहे सबस्ट्रेट ज़्यादा हो फिर भी एंजाइम अटैच नहीं करेगा सबस्ट्रेट के साथ। इस ग्राफ के ज़रिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो हो क्या रहा है, समझ लो ये एंजाइम की कंसंट्रेशन, एंजाइम आपके पास है, बढ़ रहा है, सबस्ट्रेट भी ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे वो लिखी हुई है, रिएक्शन लिखा हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब एंजाइम की कंसंट्रेशन आपके पास अच्छी खासी, एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इंक्रीज़ होती जा रही है। तो बेसिकली ये ग्राफ होना तो लीनियर चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक बार अगर आपके पास प्रोडक्ट आ गया जितना आपको चाहिए, ठीक है, तो उसके बाद रिएक्शन होगा ही नहीं, इनहिबिशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। चाहे सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल फिर आपके पास हो या ना हो, डजंट मैटर, क्योंकि प्रोडक्ट हमें एक बार मिल गया, ठीक है। एक बार मैं इसको लास्ट में फिर से रिपीट कर दूँगी। आई फील लाइक इट माइट टर्न कंफ्यूजिंग फॉर सम पीपल, तो मैं से अभी इसको रख देता है, लास्ट में देखेंगे इसको। अब बात करते हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की। देखो वही बात है, सबस्ट्रेट एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। The rate of reaction increase with an increase in the concentration of substrate in a condition where enzyme concentration remain constant. देखो एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। अगर एंजाइम के 10 मॉलिक्यूल्स है वो 10 ही है, और सबस्ट्रेट मैंने 20 कर दिए, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक है। दिस इंक्रीज रिमेन कंटिन्यू अंटिल द अवेलेबल एंजाइम बिकम सैचुरेटेड विथ सबस्ट्रेट। ये देखो ये रिएक्शन की एक्टिविटी बढ़ती जाएगी कब, कौन सी कंडीशन के अंदर, एंजाइम कांस्टेंट है, सबस्ट्रेट बढ़ रहा है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब एंजाइम जो है वो पूरा सैचुरेटेड हो जाएगा, उस एंजाइम कहेगा भाई अब मैं नहीं कर सकता सबस्ट्रेट के साथ बाइंड, फिर जो एक्टिविटी है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर क्या बोल रहा है कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन आपके पास बहुत ज़्यादा है, एंजाइम भी ठीक ठाक है आपके पास, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे लिख दिया मैंने, सबस्ट्रेट ज़्यादा है, सबस्ट्रेट बढ़ता जा रहा है, रिएक्शन भी बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया गया जिसको हमने पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहना है, जब सारा का सारा एंजाइम बाइंड हो जाएगा सबस्ट्रेट के साथ, और एंजाइम कहेगा कि नहीं रुको, अब मुझे नहीं बाइंड करना सबस्ट्रेट के साथ, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर भी आपका प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो फिर जो है वो एक्टिविटी कॉन्स्टेंट ही रहेगी, यहाँ पे भी यही केस है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, टू वेरी हाई कंसंट्रेशन द सबस्ट्रेट एक्सर्ट्स द रिटार्डिंग इफेक्ट्स अपॉन एंजाइम एक्शन। अगर सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा है सबस्ट्रेट, तो दैट्स ऑल्सो नॉट गुड, एंजाइम की एक्टिविटी को वो रिटार्ड करेगा, रिटार्ड यानी कि कम, ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट होगा उसका एंजाइम के एक्शन के ऊपर। तो ये था एंजाइम वगैरह के बारे में सब कुछ, ठीक है, ओके। तो ये जो जब आप कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट पढ़ते हो तो आप ध्यान में रखिएगा कि प्रोडक्ट का क्वांटिटी मैटर करता है, क्योंकि प्रोडक्ट अगर आपको 10 ग्राम चाहिए तो 10 ग्राम निकल के बाहर आ गया, तो अब चाहे एंजाइम ज़्यादा हो सबस्ट्रेट कम हो, सबस्ट्रेट ज़्यादा हो एंजाइम कम हो, एक बार प्रोडक्ट जितना चाहिए था उतना मिल गया तो इनहिबिशन तो होनी ही होनी है, चाहे वो इनहिबिटर्स आके करें, ठीक है, उसके बाद बाइंडिंग नहीं होगी। तो ये था आपके पास कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कौन सी चीज़ें रह गई हैं हमारी। आई थिंक वी आर प्री डन। अब हमारे पास MCQs रह गए, वी विल डू दैट इन दी लास्ट वीडियो, आई मीन लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। तो हाँ, बाकी चीज़ें तो हमने कर ली है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ जो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं वो ये है कि कुछ इम्पोर्टेंट एंजाइम्स के नाम हैं जो आपको आने चाहिए, वो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे ही लिख लेते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट एंजाइम के नाम है जो आपको आने चाहिए, ठीक है। पहला है आपका प्रोटीएज। नाम से पता लगा लो यार किसको वो
किसके ऊपर एक्ट करेगा? प्रोटीएज, प्रोटीन के ऊपर काम करने वाला एंजाइम प्रोटीएज होता है। फॉर एग्जांपल पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है, ये सारा का सारा प्रोटीएज है। प्रोटीएज एक पूरी कैटेगरी है भाई, सिर्फ प्रोटीएज एक एंजाइम नहीं है। पेप्सिन एक प्रोटीएज है, ठीक है, ट्रिप्सिन एक प्रोटीएज है। उसके बाद लाइपेज, यहाँ पे भी आप नाम से पता लगा लो, लाइपेज लिपिड के ऊपर एक्ट करने वाला, ठीक है। लाइपेज जो है वो मोस्टली हाइड्रोलिसिस के ज़रिए फैट का ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। फैट आपको पता है क्या होता है? लिपिड का फॉर्म है एक, ठीक है, सिंपल लिपिड को हम लोग फैट कहते हैं। तो फैट को किसके अंदर तोड़ेगा? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड के अंदर। अगर आपको नहीं पता ये चीज़ें, फैटी एसिड क्या होता है, ग्लिसरॉल क्या होता है, प्लीज़ आप बायोमॉलिक्यूल्स एक बार रिपीट कर लो कि बायोमॉलिक्यूल बेसिक्स है, आपको आना चाहिए। बायोमॉलिक्यूल आपको हर चैप्टर के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो फैट देखो, लिपिड जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक ग्लिसरॉल से, एक फैटी एसिड से। ग्लिसरॉल कुछ भी नहीं है, अल्कोहल है। 3 कार्बन अल्कोहल को ग्लिसरॉल कहते हैं। और फैटी एसिड एक तरीके का एसिड होता है, ऑर्गेनिक एसिड है एक, ठीक है। ये मैं स्ट्रक्चर भी बना देती हूँ आपके लिए, 1 मिनट, ठीक है। तो ये देख रहे हो, ये फैटी एसिड है, बहुत सिंपल सा, और ये कोलेस्ट्रॉल है। अगर नहीं आपको अभी भी समझ में आ रहा तो आप लिपिड वाली वीडियो इस चैनल के ऊपर है, जस्ट मेक श्योर आप वो देख लो। अगर आपको अभी नहीं पढ़ना तो कम्प्लीटली ओके, बट आई सजेस्ट यू कि आप बायोमॉलिक्यूल्स प्लीज़ एक बार अच्छे से पढ़ो। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा, लिपिड्स, लाइपेज जो है वो हाइड्रोलिसिस के ज़रिए, हाइड्रोलिसिस किसे कहते हैं, 1 मिनट, हाइड्रोलिसिस के ज़रिए लिपिड का ब्रेक डाउन करता है। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो वाटर, लिसिस ब्रेक डाउन, पानी को इस्तेमाल करके लाइपेज जो है वो लिपिड को तोड़ता है, ठीक है। फिर है ग्लाइकोसाइडेज, यानी कि ग्लूकोज को तोड़ने वाला, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च के ऊपर एक्ट करने वाला, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। माइलेज एक ग्लाइको साइडेज है, सेल्यूलेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ये सारे के सारे क्या है, आपके कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले एंजाइम है, ठीक है। न्यूक्लियस आ जाता है आपके पास, फिर न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। जो आरएनए को तोड़े वो आरएनएस, जो डीएनए के तोड़े वो डीएनएस, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना बहुत है, हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली। मैं एक बार आपको बता देती हूँ हमने क्या क्या चीज़ें, वाह, हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सो आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी मैं आपको बता देती हूँ। तो एंजाइम के चैप्टर में हमने पहले तो एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ पे एमसीक्यू के हवाले से, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर देखिएगा एक बार। उसके बाद हमने एंजाइम की एक्टिव साइट क्या होती है, बाइंडिंग, कैटालिटिक साइड, उसके बाद होलो एंजाइम क्या होता है, एंजाइम क्या होता है, को फैक्टर्स क्या होते हैं, और इनहिबिटर्स क्या होते हैं, ठीक है। वो पढ़ने के बाद हमने अच्छा टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स, को फैक्टर्स भी हो गया हमारा। मॉडल्स पढ़े थे, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, लॉक एंड की मॉडल, ठीक है। उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखा हमने। उसके बाद फैक्टर्स इफेक्टिंग एंजाइम, कौन से फैक्टर्स एंजाइम को इफ़ेक्ट करते हैं, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स के नाम देखे। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया पूरा चैप्टर। अब बात आती है एमसीक्यूज़ की। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, दैट वील डू in the upcoming videos. Until then, take care. See you later in the next videos. Thank you so much for watching.